हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू वर्ल्ड। आज हम जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा हो वो जा करके चैनल पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, रिमेनिंग लेक्चर जैसे 1 2 3 4 5 लेक्चर्स अभी तक फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। जिनको देखना है इससे रिलेटेड कंटेंट को, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना, वो जा करके देख लेगा, है ना। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस पर। ठीक है, अच्छा, उससे पहले हम आपके लिए एक छोटा सा कोट्स लेके आए हैं। कह रहे हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है ना। क्या कह रहे थे, इस वर्ड में खुद लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल, है ना, इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज जब आप कोई भी काम करने के लिए ठान लेते हो तो वो चीज कभी इम्पॉसिबल नहीं रह जाती है ना। तो इस वर्ड में खुद लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ। मीन्स इम्पॉसिबल ही कहता है कि मैं जो है पॉसिबल हूँ। ठीक है, तो ये बातें थी, छोटा सा कोर्स था, आप लोग देख लेना फॉर योर मोटिवेशन। ठीक है, अब हम आते हैं, आज का जो लेक्चर है वो आपको एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन पर बेस्ड है, जिसमें मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन आपको कंप्लीट करवा दिया है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। अब आज का जो लेक्चर बेस्ड है वो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, है ना। जैसे देखो यहां पर क्या है, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है। पहले जैसे आपके पास सपोज दैट लिखा हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, ये वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू है ना। तो अभी यहाँ पर 25 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड मीटर पर सेकेंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अगर जो हम अभी इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दें, क्या कर दें, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दें, देखो क्या हो जाएगा। तो आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, ये 18 अपॉन, एक मिनट, यहाँ पर 5/18 से आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आते हैं, है ना। एक थोड़ा सा अच्छा सा नंबर लेते हैं ताकि कैंसिल हो जाए, है ना, आप डाउट में ना रहो, है ना। हम एक कोई दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, लेट्स से 10 किलोमीटर है। क्या है, 10 किलोमीटर। ये क्या है, डिस्टेंस है ना, कोई डिस्टेंस है जो 10 किलोमीटर है। तो इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 10 है, और यूनिट क्या है, किलोमीटर है। अब अगर जो इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर दें, जैसे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, तो आप 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर के इक्वल हो जाएगा। अभी आपको देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या था, n1 कह सकते हो, n1 हमारे पास, ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू था, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 10 है। और यहाँ पर यूनिट क्या है, यूनिट आपके पास है किलोमीटर, है ना, यहाँ पर क्या है, किलोमीटर। और यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, n2 हो गया, और n2 कितना है, ये हो गया 10,000 हो गया, 10,000 हो गया। और यहाँ जो यूनिट है वो क्या हो गया, वो हो गया मीटर हो गया। ठीक है, तो अभी आप यहाँ नोटिस करो कि यहाँ जो यूनिट किलोमीटर था, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो क्या थी, 10 थी, और जब यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 10,000 हो गया। आपको बात कुछ समझ में आ रही है। यहाँ पर बात ये है कि अगर जो आपका यूनिट बड़ा होगा, यूनिट क्या है, लार्जर यूनिट आपने चूज किया है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू की जो न्यूमेरिकल वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर यूनिट मीटर है, मीटर इज स्मॉलर यूनिट एज कंपेयर टू किलोमीटर, है ना। तो मीटर एक स्मॉलर यूनिट है। अब यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है दैट इज 10,000, तो यहाँ भाई यूनिट स्मॉलर लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, लार्जर है। तो आप यहां से आप बोल सकते हो कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, या फिर यहीं से आप बोल सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप यहां पर ये भी बोल सकते हो कि n1 u1
क्या हो जाएगा, N2U2 हो जाएगा। ओके, अब यहां पर हम कॉन्सेप्ट, एक सिस्टम आपको क्या है, कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन होगी, उस सिस्टम में क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी, आपको दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या कह सकते हो कि आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट में आप कह सकते हो वैल्यूज गिवन है, आपको दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स सपोज दैट आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और यूनिट क्या है, u1 है, और दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और यूनिट क्या हो गया, u2 हो गया। तो दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी n1 u1 अपॉन u2 हो जाएगा, u1 अपॉन u2 हो जाएगा। ओके, अगर जो हमारे पास जो यूनिट है, सपोज दैट जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है, सपोज दैट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जिस फिजिकल क्वांटिटी की आप बात कर रहे हो उसका डायमेंशनल फार्मूला पता है ना, क्या पता है, डायमेंशनल फार्मूला पता है। तो आप यहां पर u1 के प्लेस पर उसका डायमेंशनल फार्मूला और u2 के प्लेस पर दूसरे सिस्टम में क्या करना है, आपको डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहां लिख सकते हो, देखो डायरेक्टली हम कर देते हैं n1, अब यहां पर लिख सकते हो m1, मान लो मास का जो डायमेंशन था वो a था, L1 टू दी पावर b, T1 टू दी पावर c, है ना, अपॉन m2 टू दी पावर a, L2 टू दी पावर b एंड T2 टू दी पावर c है। ओके, ये हो गया हमारे पास। कह सकते हो कि फर्स्ट सिस्टम में जो मास की वैल्यू कितनी है, m1 है, लेंथ की वैल्यू L1 है, टाइम की वैल्यू T1 है, और सेकेंड सिस्टम में मास की वैल्यू m2 है, सेकेंड लेंथ क्या है L2 है, और टाइम क्या है T2 है। तो यहां पर सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर जो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1 हो तो यहां देखिए m1 अपॉन m2 टू दी पावर a, L1 अपॉन L2 टू दी पावर b, यहां पर T1 अपॉन T2 टू दी पावर c हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे फॉर कन्वर्टिंग वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। अच्छा, इसका एक हम आपको शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे आपको, है ना, कैसे शॉर्टकट मेथड को करेंगे। तो इसका जो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, 1 जूल। अब आप मुझे बताइए जूल किसकी ऐसा यूनिट है, भाई वर्क की, एनर्जी की, टॉर्क की, है ना। तो हम कह ले यहाँ जो फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रहा है वो क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होता है, एनर्जी, है ना। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आता है ml स्क्वायर टी टू दी पावर -2। ओके, अच्छा, जो हमने वहां जो ए बी सी ले रखा था, वहां यहाँ पर वो सारी वैल्यूज, ए की वैल्यू क्या है, m1 है, बी की वैल्यू क्या है, 2 है, और सी की वैल्यू क्या है, -2 है। तो इस सिस्टम में क्या गिवन है आपको, n1 गिवन है। क्या गिवन है, पहले तो हम एक काम करते हैं, इसका जो है, हाँ, 1 आपके पास क्या है, इस पर्टिकुलर सिस्टम में आपको जो है जूल, आपको n1 की वैल्यू कितने गिवन है, 1 जूल गिवन, 1 गिवन है ना। और आप कह सकते हो m1 भाई जूल है, पहले सिस्टम में क्या था, जूल था। जूल का मतलब क्या होता है, आप अगर जो 1 जूल लिखो तो 1 जूल को कैसे लिखोगे, 1 किलोग्राम, एक मिनट, 1 जूल को क्या लिखोगे आप लोग, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो लिखोगे। इसका मतलब जो m1 है ना, फर्स्ट सिस्टम में जो मास है वो क्या है, 1 किलोग्राम है। यहां से आप बोल सकते हो, देखो 1 किलोग्राम है ना। और L1 जो है वो क्या है, मीटर में गिवन है, तो यहाँ पर मीटर है ना। और T1 क्या है, यहाँ पर T1 आपके पास 1 सेकेंड है। और दूसरे सिस्टम में N2 की वैल्यू आपको बतानी है, क्या होगा, और मास। अब आप मुझे बताइए अर्ग, अर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, 1 अर्ग को लिख सकते हो, 1 अर्ग हो जाएगा
1 अर्ग हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास आ गया ना। तो यहां से कह सकते हो M2 किस में है, ग्राम में, 1 ग्राम है। और L2 किस में, L2 की वैल्यू किस में होगी, 1 सेंटीमीटर में है ना। एंड T2 की वैल्यू किस में है, सेकेंड में, 1 सेकेंड है कह सकते हो। तो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करो है ना। N2 क्या हो जाएगा, N1 M1 अपॉन M2 टू दी पावर A, L1 अपॉन L2 टू दी पावर B इंटू T1 अपॉन T2 टू दी पावर C। ओके, अभी यहां पर N1 की वैल्यू 1 है ना, और A की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। M1 क्या है आपके पास, 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे 1000 ग्राम हो जाएगा, ये ग्राम है ना, और इसकी पावर 1 हो जाएगी है ना। L1 कितना है, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखो T1 क्या है, 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड है, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -2 है। तो ये देखो सॉल्व करो, जी कैंसिल, 1 ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये आ जाएगा 10 टू दी पावर 3, और यहाँ 10 टू दी पावर 4 आ गया, 10 टू दी पावर 4 आ गया, और ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 टू दी पावर 7। मीन्स 1 जूल की जो वैल्यू है, 1 जूल की वैल्यू क्या होती है, 10 टू दी पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। ठीक है, 1 जूल की वैल्यू 10 टू दी पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। ठीक है, तो अभी जैसे एक क्वेश्चन और है, यहां पर मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा। कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इन सीजीएस सिस्टम, है ना। सीजीएस सिस्टम में ध्यान रखना है, यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में कैपिटल जी की वैल्यू गिवन है। मींस फर्स्ट सिस्टम में N1 की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -8 है। ठीक है, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -8 है। ठीक है, और अगर जो हम सीजीएस सिस्टम में बात करें, भाई डायमेंशनल फार्मूला पहले कैपिटल जी का लिख लो। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी निकालोगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर ML T टू दी पावर -2, यहां से L क्यूब हो जाएगा, और 1 मिनट, और यहां पर M टू दी पावर -1 हो जाएगा। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, है ना। ये हम थोड़ा सा बढ़िया से क्लियर से लिख देते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा M टू दी पावर -1 L टू दी पावर 3 एंड T टू दी पावर -2, T टू दी पावर -2 क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपिटल जी। आप देख लेना, इसको निकाल लेना साइड में, है ना। निकालने के तरीका मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग वाले वीडियो में ही, वहां से जाकर के देख लेना कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी क्या आता है ना, कैपिटल जी क्या आता है। ठीक है, तो यहां से ओके ओके सही है ना। तो यहां पर N1 की वैल्यू आपको पता है। ठीक है, अब देखो यहां पर M1 किस में होगा, भाई सीजीएस सिस्टम में आप सोचो, सीजीएस सिस्टम में मास किस में होगा, ग्राम में होगा, है ना। तो मास ग्राम होगा, तो M1 कह सकते हो ग्राम में, और लेंथ L1 सेंटीमीटर में होगा, एंड टाइम तो सेकेंड में होगा। ठीक है, अब दूसरे सिस्टम में N2 की वैल्यू बतानी है। N2 क्या होगा, SI सिस्टम में, है ना। SI सिस्टम में मास क्या हो जाएगा, किलोग्राम में मेजर करते हैं ना, मास को किलोग्राम में, एंड लेंथ को मीटर में, 1 मीटर बोल सकते हो। एंड जो टाइम होता है, टाइम T2 को आप कह सकते हो 1 सेकेंड में मेजर करते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम होता है, और ये क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहां से जब आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 टू दी पावर A, L1 अपॉन L2 टू दी पावर B, एंड T1 अपॉन T2 टू दी पावर C, है ना। यहां पर A की वैल्यू क्या है, -1, B की वैल्यू क्या है 3, एंड C की वैल्यू क्या है -2।
इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, N2 की वैल्यू मिल जाएगी जो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड भी है। जैसे देखो, आप देखो शॉर्टकट मेथड को हम इतने में कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, शॉर्टकट क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, शॉर्टकट मेथड क्या है, यहां से देखिए शॉर्टकट अगर जो पता करना तो आपको कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। ओके, तो यहाँ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। 1 डाइन क्या होता है 10 टू द पावर -5 न्यूटन होता है, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब देखो, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप मुझे बताइए 1 मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल हो जाएगा, है ना। 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/100 मीटर, या कह सकते हो 10 टू द पावर -2, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जहां सेंटीमीटर था वहां हमने 1 सेंटीमीटर की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इंटू ग्राम, ग्राम क्या है अब बताइए, ग्राम 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, या 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 किलोग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम, तो क्या कह सकते हो 10 टू द पावर -3 किलोग्राम का पावर -2। इसको सॉल्व कर लो, ये देखो आ जाएगा 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर +6 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से -4 -5 9 और 9 8 हो जाएगा 17, 17 के बाद ये हो जाएगा 6.67, 10 टू द पावर -17 आ जाएगा। ये पार्ट सॉल्व करने पर 10 की पावर -17 आएगा, और यहाँ से 10 टू द पावर -6 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो ये 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 आ जाएगा। 1 मिनट, ये प्लस आएगा, है ना, तो ये -11 हो जाएगा। तो इसको आप बोल सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, पर किलोग्राम स्क्वायर। तो देखो यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू आ गई बहुत आसानी से। ये लेंथी प्रोसेस है, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही इस तरह से आपको स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आपको 60 जूल पर मिनट को कन्वर्ट करना है एक ऐसे सिस्टम में जिसमें मास कितना 100 ग्राम है ना, लेंथ कितना 100 सेंटीमीटर है, और टाइम क्या है 1 मिनट है ना। तो पहली बात तो ये जो है जूल पर मिनट क्या होता है, पावर है ना भाई, वर्क पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर होता है। तो ये कह सकते हो पावर, फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, पावर है ना। पावर का आप पावर की वैल्यू गिवन है कितना 60 जूल पर मिनट गिवन है, क्या गिवन है 60 जूल पर मिनट गिवन है। अब पर मिनट भाई पर मिनट को क्या लिख सकते हो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा जूल पर सेकेंड, है ना। ये क्या आ जाएगा 1 जूल पर सेकेंड, या 1 वॉट आ जाएगा, 1 वॉट आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहां से कह सकते हो कि आपके पास, अच्छा यहाँ पहले फिजिकल क्वांटिटी जो पावर है उसका डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होगा कितना होना चाहिए, है ना, ml स्क्वायर टी टू दी पावर -3, है ना, टी टू दी पावर -3 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो आप यहाँ कह सकते हो, देखो यहाँ n1 की वैल्यू 1 है ना, और इस भाई पहले सिस्टम में आप कह सकते हो मास SI सिस्टम है ना, तो मास क्या होगा किलोग्राम में होगा, और लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा वो होगा मीटर में, है ना, ये 1 मीटर कह सकते हो। टाइम होगा सेकंड में, तो इसको लिख सकते हो 1 सेकंड, है ना। अब दूसरे सिस्टम में N2 की वैल्यू पता करनी है ना, मास M2 कितना है, वही आप देखो कह रहे कि दूसरे सिस्टम में मास कितना 100 ग्राम है, क्या बोल रहे हैं 100 ग्राम है। L2 लेंथ कितना 100 सेंटीमीटर है, एंड T2 कितना है, T2 है 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड के इक्वल है, कितना है 60 सेकेंड के इक्वल है। तो बस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा m1/m2 टू दी पावर a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, है ना, L1/L2 टू दी पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर T1/T2 टू दी पावर -3 आ गया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो N2 की वैल्यू आ जाएगी, है ना।
तो ये रहा आपको जो है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। मतलब आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट किसी पर्टिकुलर सिस्टम में, उसकी उसकी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू किसी पर्टिकुलर सिस्टम में गिवन है। अब आपको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने पर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी वो बताना है, ठीक है। तो ये आपको ये मेथड है जिसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं। अब डिड्यूसिंग अ रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अगर जो आपके पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, तो डिपेंड कर रही है तो उसमें क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए, उन एक फार्मूला बनाने के लिए, फार्मूला स्टैब्लिश करने के लिए हम क्या डायमेंशंस का यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इसी आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, इसी पर बेस्ड ये जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम समझ में आ गया तो ये जो है कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, अब यहां क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स, है ना, जो वाटर वेव की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है। अब लेकिन वेवलेंथ की कितनी पावर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो नहीं पता है, वो नहीं बताया इन्होंने। तो लेट वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ टू वेवलेंथ ए पावर ऑन वेवलेंथ, वेवलेंथ की पावर ए पर डिपेंड कर रहा है। अब यहां पर डेंसिटी ऑफ वाटर की बी पावर पर डिपेंड कर रहा है। वाटर की डेंसिटी की सपोज दैट अभी हमें यही सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर जी ए बी और जो भी हमारे पास अननोन है उसकी वैल्यूज आ जाए, है ना, तो वो हमारे पास रिलेशन इस्टेब्लिश कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपको ये पता चल गया तो आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव कर दीजिए। अगर जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करोगे तो एक कांस्टेंट के आ जाता है, दैट इज नोन एज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, है ना। डायमेंशन इसका कोई नहीं होता, इसका डायमेंशन आप कह सकते m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0 होता है, ठीक है। यहाँ लैम्डा टू दी पावर a, रो टू दी पावर b, g टू दी पावर c हो जाता है ना। अब क्या नेक्स्ट सिस्टम में क्या करना है, रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए दोनों साइड का LHS एंड RHS का क्या करो, डायमेंशन लिख डालो, है ना, डायमेंशन लिख डालो बोथ साइड का, दोनों साइड का क्या लिख डालो, डायमेंशन लिख डालो। अब क्या हो जाएगा, जब आपने एक कैपिटल के क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसके बारे में चिंता नहीं करनी है, इसका डायमेंशन क्या होगा, m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 0, इसके बारे में भूल जाइए आप, है ना। अब क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ टू दी पावर a, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी टू दी पावर b, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू दी पावर c। अब आपको अगर जो याद हो तो वेलोसिटी का डायमेंशन जो डायमेंशन फार्मूला होता था lt टू दी पावर -1 होता था, है ना। और वेवलेंथ क्या होता है, टू क्रेस्ट या फिर टू ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस होती है, कह सकते हो क्या डिस्टेंस है। ये हम वेव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज वेवलेंथ, बट वेवलेंथ अभी समझो एक टाइप का डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस अगर जो है तो डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला l होता है, l टू दी पावर a आ गया। अब यहां पर डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये हो जाता है ml टू दी पावर -3 टू दी पावर b। एक्सीलरेशन, भाई एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, lt टू दी पावर -2, lt टू दी पावर -2 टू दी पावर c। ओके, अब यहां से देखते हैं जरा, यहां पर ये आ जाएगा m टू दी पावर, इसको लिख सकते हैं भाई m वाला टर्म नहीं है, LHS में m वाला टर्म नहीं है, हम m टू दी पावर 0 लिख लेते हैं, और l टू दी पावर 1 है ही, e टू दी पावर -1 इक्वल टू, अब देखो m वाला टर्म लिखते हैं m टू दी पावर b, l वाला टर्म लिखते हैं l टू दी पावर a प्लस c, एंड t वाला टर्म क्या हो जाएगा, t टू दी पावर -2c आ जाएगा, t टू दी पावर -2c आ जाएगा। नाउ कंपेयर द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का डायमेंशन कंपेयर करो। पहले मास का डायमेंशन कंपेयर करो, लेंथ का डायमेंशन कंपेयर करो, टाइम का डायमेंशन कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर b की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा,
बी आपको 0 मिल जाएगा। और a प्लस सी की वैल्यू आपको मिल जाएगा 1, a प्लस सी की वैल्यू क्या मिल जाएगा 1, एंड -2c की वैल्यू -2c की वैल्यू हो जाएगा -1, जहां से आपको c की वैल्यू हाफ मिल जाएगा। और यहाँ सेकेंड इक्वेशन से आपको a की वैल्यू भी क्या मिल जाएगा 1 माइनस सी हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो हाफ 1/2। ठीक है, नाउ पुट दीज वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करने से क्या मिले, देखो इस इक्वेशन में ना पुट करके इस इक्वेशन में पुट करो। ये वाला इक्वेशन आपके पास कहाँ है, यहां पर है। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दो। नाउ व्हाट यू गेट, v इक्वल टू के डायमेंशनलेस कांस्टेंट लैम्डा टू द पावर a क्या है हाफ, a क्या है हाफ, इनटू रो टू द पावर b, डेंसिटी टू द पावर 0 आ जाएगा, इनटू g टू द पावर c की वैल्यू भी क्या है हाफ है। तो यहां से आ जाएगा v इक्वल टू के अंडर रूट, भाई अंडर रूट क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू अंडर रूट जी आ जाएगा, क्योंकि रो टू दी पावर 0 तो 1 आ जाएगा, है ना। तो यहां से देखिए जरा, के आ जाएगा के अंडर रूट लैम्डा जी आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी के अंडर रूट लैम्डा जी आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो बेसिकली डायमेंशंस का यूज करके हमने क्या किया, वाटर की वेलोसिटी का जो डिपेंडेंस था उसमें रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया, है ना। तो यहां कह सकते हो वाटर की वेलोसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा। ओके, क्लियर है ना। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी कुछ इसी टाइप का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड, फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं एक ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड अपॉन द रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। अब कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा है ये नहीं गिवन है, तो आप अज्यूम कर लो कि रेडियस की ए पावर पर डिपेंड कर रहा है, और कहा डेंसिटी रो पर डिपेंड कर रहा है, रो पर मान लो रो की पावर बी पर डिपेंड कर रहा है, एंड सरफेस टेंशन की सी पावर पर डिपेंड कर रहा। ओके, नाउ अब सेम स्टेप जैसे अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपने किया, सेम टाइप से वहां यहां पर भी अटेम्प्ट करना है। आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर देना, डायमेंशन लेस कांस्टेंट आएगा, r टू द पावर a हो गया, रो टू द पावर b हो गया, s टू द पावर c आ गया। ठीक है, यहां से आप क्या करना, दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। डायमेंशन फार्मूला लिखने के बाद आपको क्या करना, दोनों साइड के डायमेंशन को कंपेयर करना है, एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, और एबीसी की वैल्यू आने पर आपको रिलेशन मिल जाएगा। और जो अच्छा यहां पर हमने आपको के की वैल्यू के बारे में ही बात किया, के एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी ऐसा ही है, के की वैल्यू को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करना एज अ होमवर्क। ठीक है, नहीं आता कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूं। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला प्रॉब्लम कह रहे हैं कि सेम टाइप का प्रॉब्लम ये भी है, तो ये भी आप लोग होमवर्क में करना, और नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं कि अभी तो हमने समझ लिया व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। अब हम समझने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स, भाई जैसे आपने क्या किया, किसी नंबर से डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद आपको ये आइडिया नहीं लग पाता कि कितने डेसिमल पॉइंट तक या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम एक्सपेंशन या फिर एक्सपेंशन करें, है ना। समझ में आया, है ना। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, कितने डिजिट तक, है ना, कि जो है मेजरमेंट या आपका जो है सिग्निफिकेंट होगा, वो हमें पता करना है यहाँ पर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पर, अ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज डिफाइंड एज फिगर विच इज कॉन्सिडर्ड रीजनेबली ट्रस्टवर्थी इन अ नंबर, है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी, किसी नंबर में ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। वो फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, उन सारे फिगर्स को हम क्या बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे देखिए यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है
आपको 10 डिजिट तक यहाँ पर है, तो आपके दिमाग में ये नहीं आइडिया आ पा रहा है आखिर कितनी डिजिट तक हम इसको सिग्निफिकेंट माने, है ना। देखो यहाँ पर 3 फिगर्स तक आपको सिग्निफिकेंट, भाई 3 डिजिट तक आपने देखा पाई की वैल्यू यहाँ पर है ना। और देखो 5 डिजिट तक जो है पाई की वैल्यू ऐसे कुछ है ना, ये आपको दिख रहा है। तो आप कह सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द रीडिंग्स आर रिलायबल। बात ये इंपॉर्टेंट बात है ना, ध्यान रखना इस बात को। सिग्निफिकेंट फिगर्स कह रहा है कि इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द रीडिंग्स आर रिलायबल। जहां तक रीडिंग्स क्या होता है, रिलायबल होता है, उसे हम कह सकते हो वो हम उतने फिगर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर रखेंगे, ठीक है। अब आता है कि रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपसे एग्जाम में ये पार्ट बहुत पूछा जाता है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो कैसे डिटरमाइन करते हैं, जैसे देखिए ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स इन अ गिवन नंबर आर सिग्निफिकेंट। किसी भी नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सभी के सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। इसका मतलब ये जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है 18,452, यहां पर सारे डिजिट कैसे है 18452, सभी नॉन जीरो डिजिट्स है ना। तो नंबर इतने इन सबके डिजिट को काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट। तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो गया, 5 हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल और यहाँ पर देखो 1845.2 या 184.52, इन सभी में नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स 5 है, दैट्स वाई सभी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 5 है, ठीक है। समझ में आया, फर्स्ट रूल समझ में आया। किसी भी नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर, ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर जो दो नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा कोई और डिजिट है और उनके बीच में कोई जीरो है ना, नंबर ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले सभी क्या होते हैं, जीरोस, वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर देखो ये हमारे पास 1 है 106,008, तो आप ये कह सकते हो 1 और 8 के बीच में 3 जीरो है। कितने जीरो है, 3 जीरो है। तो आप इन दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में आप कह सकते हो 1 2 3 जीरोज है, तो ये तो सिग्निफिकेंट है ही। और 168 भी क्या है, सिग्निफिकेंट। आपने पढ़ा अभी कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ओके। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट जैसे एक एग्जांपल, यही एग्जांपल और है 106.008, तो यहाँ कह सकते हो देखो एक 6 यहाँ पर, एक 8 यहाँ पर, इनके बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, 1 और 6 के बीच में एक जीरो आ रहा, तो कह सकते हो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने जीरो आते हैं वो सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, ठीक है। अगला एग्जांपल आता है, नेक्स्ट देखिए, इफ द नंबर इज लेस देन 1, नंबर क्या है, लेस देन 1, लाइक दिस 0.0527 ऐसा कुछ है ना, टू द ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड में इधर है ना, all the zeros to the right of the decimal point but to the left of first non zero digit। ये आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 5 है यहाँ पर, और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरो, भाई डेसिमल पॉइंट के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, भाई नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है ना, 5 है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या 5 है, उसके बीच में कितने जीरो, एक जीरो आ रहा ना। तो ये जीरो जो भी फर्स्ट डेसिमल पॉइंट के बाद एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने जीरो आते हैं वो क्या होते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते। तो आप यहाँ कह सकते हो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं। क्या है, 3 है, ओके। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 0.000308। तो यहाँ पर देखो डेसिमल पॉइंट के बाद एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने जीरो आएंगे वो सभी क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ना, नॉट सिग्निफिकेंट, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 3 आ गए। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है ना बात। ओके, आगे मूव करते हैं। अब जैसे देखिए द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो जो लास्ट में आते हैं, है ना, समझ में, आफ्टर डेसिमल पॉइंट और सिग्निफिकेंट। बात समझने की कोशिश करना, जैसे हमारे पास लेट्स से क्या लिखा हुआ 2.00840 ये हमारे पास है, ऐसा कुछ है। तो इसमें यहाँ टर्मिनल जीरो कितने हैं, 2 जीरो है। टर्मिनल जीरो और ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ तो ये दोनों जीरो तो क्या है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में लाई कर रहे हैं, ये तो सिग्निफिकेंट होंगे। ये 4 हो गया, इधर 4 सिग्निफिकेंट फिगर इधर हो गया। और लास्ट में देखो, लास्ट में 3 डिजिट और है भाई, 4 को भी कंसीडर कर लो, है ना, 4 को भी कंसीडर कर लो। देखो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिजिट हो गया, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो लास्ट में जो जो दो जीरो आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है। एक एग्जाम्पल और देखो जरा यहाँ पर, एक एग्जाम्पल और देखो यहाँ पर, ये आपके पास यहाँ पर, यहाँ देखिए 30.00 है ना, 30.00। तो आप डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरो आ रहे हैं, डबल जीरो। ये यहाँ पर कह सकते हो डेसिमल पॉइंट के बाद या ट्रेलिंग जीरो या टर्मिनल जीरोस, वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं या सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब है आप जो है यहाँ से चीज़ों को नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे देखिए कह रहे हैं द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। अब क्या है कि जो नंबर है उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, और अगर जो टर्मिनल जीरो आता है, टर्मिनल पर जीरो बनता है, तो वो नॉट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर नहीं आएगा, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए 285 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है। 28,500 में भी क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही आएगा। यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पर भी क्या होगा भाई, ये ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जो ट्रेलिंग जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएगा। ठीक है, पावर्स ऑफ 10, 10 की जो पावर आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको पावर ऑफ 10 में लिखा हुआ है, तो ये जो है इसको कभी भी आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करोगे। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कह रहे हैं कि change in units of measurement of a quantity does not change the number of significant figure। कह रहे हैं कि change in units of measurement of a quantity, एक क्वांटिटी के यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर, भाई आपने एक क्वांटिटी है जो जो मीटर या किलोमीटर में है, उसको सेंटीमीटर में बदलो, मिलीमीटर में बदलो या हेक्टोमीटर में बदलो, है ना, उसका जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो चेंज नहीं होता है। समझ में आ रही बात। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल है, मान लो 7.2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 7.2 सेंटीमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने हैं, 2 है। अब देखो यहाँ पर भी 0.072 में भी सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर 2 है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी क्या आपने पहले सेंटीमीटर में लिया था तब भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 था, जब मीटर में लिया तब भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 रहा, किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया तब भी सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर 2 है, और जब इसको नैनोमीटर में बदल दिया तो भी सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना है, 2 है। मतलब कहने का मतलब है एक क्वांटिटी की यूनिट्स चेंज करने से
नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे देखिए यहाँ एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैव इनफिनाइट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर जो कोई आपके पास एग्जैक्ट नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे 10 बनानाज इन अ बास्केट बोल दिया जाए, 10 बनानाज इन अ बास्केट, ये क्या है, ये आप कह सकते हो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है। एग्जैक्ट मेजरमेंट में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 46 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये भी यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यहाँ पर ये भी एग्जैक्ट मेजरमेंट है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। ऐसे पाई की वैल्यू 22/7 होता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ये यहाँ पर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो समझ में आए, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स में जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा इनफाइनाइट होता है, ठीक है। क्लियर बात, आगे मूव कर रहे हैं। ओके, मोर देन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर shows more accuracy, error, number of figures, value, है ना। तो अब भाई आप मुझे बताइए, अगर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितना ज़्यादा होगा, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद उतनी ज़्यादा डिजिट होगी, है ना, कह सकते हो भाई वो ज़्यादा हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट है ना, एक्यूरेट मेजरमेंट को बताएगा। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, कह रहे हैं कि इफ अ मेजर्ड क्वांटिटी हैज n सिग्निफिकेंट फिगर्स द रिलायबल डिजिट्स इन इट आर। अगर जो किसी कह रहे हैं कि किसी मेजर्ड क्वांटिटी में n सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसका मतलब बताइए तब उसमें रिलायबल डिजिट्स कितने हैं। तो रिलायबल डिजिट्स आपको पता ही कि जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं या जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती है वो सभी रिलायबल होती है, ठीक है। तो n रिलायबल डिजिट्स आर देयर इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें बताना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें नंबर ऑफ आपको बताया कि डेसिमल पॉइंट के बाद इन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने जीरो आते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके ओके, आगे मूव करते हैं। यहाँ पर बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू बतानी है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताया जो ट्रेलिंग जीरो या टर्मिनल जीरो होता है ना, हैविंग डेसिमल पॉइंट, डेसिमल ऐसा नंबर जो डेसिमल है और ट्रेलिंग जीरो या टर्मिनल जीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन अगर जो नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट है तो ट्रेलिंग जीरो या टर्मिनल जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देता, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3, है ना। कितने 3 है टोटल, आप कह सकते हो ये हमारे पास 14000। तो क्या क्या बोल सकते हो, यहाँ पर टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। क्लियर है बात, आगे मूव करते हैं। तो आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं। ओके, बात समझ में आई है ना। तो आज की क्लास का ये लास्ट पॉइंट था, है ना। और जो है अब जो है हम रिमेनिंग पोर्शन जो बचा हुआ पोर्शन है, जैसे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे आपको बहुत सारे नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स वाइज, है ना। तो कैसे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, है ना, मल्टीप्लाई कैसे करें, डिवाइड कैसे करें, वो हम सीखेंगे बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और हमें जैसे अभी हमें जैसे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करने कैसे हम करते हैं उन चीज़ों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, है ना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी हार्ड वर्कआउट करना पड़ता है, ठीक है। तो एटलीस्ट इस बात का ध्यान जरूर रखना। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।